नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने जो पढ़ाई स्टडी की है, जो आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए गए थे, उनमें कई सारे प्रोग्राम्स और बॉडीज के बारे में हमने अध्ययन किया। उन्हीं से रिलेटेड आज क्विज करेंगे, जिससे हम एमसीक्यू के द्वारा जान पाएंगे कि हमने कितना सीखा है। आपको काम ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, उसके लिए मैं कुछ टाइम पीरियड दूंगा। आपको एक पेन और आपको एक कॉपी में उसको लिखते रहना है कि क्या आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता था या नहीं आता था। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसको लिखते रहना है, और बाद में आपको देखना है कि हमको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने क्वेश्चन नहीं आते थे, या कितने क्वेश्चंस में आपको डाउट थे, और आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आगे बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने है कि सर्व शिक्षा अभियान इज एम्ड टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा जो 1 to 8 था, उसको प्रोवाइड करने का जो उद्देश्य था वो किनके था। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, टू ऑल persons in the age group of 6 to 55 years, to girl child to of tribal areas, to all children of below poverty line families। तो कौन सा आंसर इसको सही होगा? वह बच्चे जो एज 6 to 14, 6 से 14 साल के बीच में आते हैं, क्या ये वाला सही है ऑप्शन, या फिर जो व्यक्ति 6 से 50 मतलब 55 साल के बीच में है, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। कौन सा आंसर सही होगा? आपने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हमने डिस्कशन किया, कई सारे प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन किया, तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? हम लोग यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट हम चलने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड की जाए। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो सर्व शिक्षा अभियान था, उसको जो मुख्य फोकस था, मुख्य एम था, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना था। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें आशा है कि आपने भी ए नंबर ही मार्क किया होगा अपने कॉपी में, और ये काम आपको करते रहना है, ये आपको फ़ायदा देने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द नेशनल मिशन ऑफ SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान includes of the following bodies: A, the executive survey, B, governing council, C, the acceptance council, और D है प्रोजेक्ट कमेटी। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपको बताना है। तो नेशनल मिशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान था, उसका आंसर कौन सा इसका राइट हो जाएगा? बी नंबर। ये गवर्निंग काउंसिल थी, गवर्निंग समिति थी, जिसके द्वारा ये नेशनल मिशन इंक्लूड करता है। इसमें हमने क्लास में पूरा डिस्कशन किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा उस क्लास का। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। हम सीधा सीधा क्वेश्चन करने वाले हैं, और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सर्व शिक्षा अभियान? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2001, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, पढ़े भारत बढ़े भारत इज अ सब प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट्स। कौन सा इसमें कथन आपको असत्य लगता है? और एक विकल्प आप यहाँ से लिख लीजिए, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव एक ऑप्शन आपको यहाँ जोड़ लेना है। तो कौन सा इसका हो जाएगा? अगर देखें तो इसमें मुख्य फोकस क्या, मतलब इसके रिलेटेड क्या रॉन्ग है? तो बात करें हम तो ये लॉन्च कब किया गया था? 2001-2002 के समय में लॉन्च किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, बिल्कुल सही है। ईच डिस्ट्रिक्ट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और पढ़े भारत बढ़े भारत इसका सब प्रोग्राम था, ये भी बिल्कुल सही है। और ये स्टेट और गवर्नमेंट, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टनरशिप से इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑल इसका सही है। इसलिए आपको पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो नन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। नन ऑफ, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, सभी सही हैं। आप लोगों का स्कोर कैसा हो रहा है आप लिखते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, गारंटी सेंटर, अल्टरनेटिव स्कूल, बैक टू स्कूल कैंप for all children by the year 2005, it is related to
इसको अमेंडमेंट करके 2005 कर दिया गया था। जब हम सर्व शिक्षा अभियान पढ़ रहे थे उस वीडियो में डिस्कशन किया था, वही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्ट किया है और आपके सामने रख दिया है ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें, देख सकें कि कैसे क्वेश्चन इससे फ्रेम हुए हैं। तो ये ये किससे रिलेटेड है? ए विकल्प सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, हंटर कमीशन या कोठारी कमीशन। बात करें कोठारी कमीशन की, 14 जुलाई 1964 में इसको कोठारी कमीशन बनाया गया था और ये 1966 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की कोठारी कमीशन ने। अब मैंने ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दी थी कि कोठारी कमीशन के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। हंटर कमीशन 1982 में बनाया गया था, जब लॉर्ड रिपन उस समय वहाँ के वो थे गवर्नर, तभी का हंटर कमीशन बनाया गया था। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने खूब डिस्कशन किया है, इससे क्वेश्चन भी अभी आगे हैं। और इसका किससे रिलेटेड था? तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड था, जो कि बैक टू स्कूल कैंप चलाया गया था 2003 के में चलाया गया था बैक टू स्कूल कैंप, और 2005 तक इसको पूरा करना था। तो इसी को सर्व शिक्षा अभियान में इंक्लूड था। तो ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन ये जान लीजिए। हम अगला क्वेश्चन, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से वीडियो देख लें और उसके बाद में क्विज अपना ये MCQ देते रहें। सर्व शिक्षा अभियान इज एम्ड टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन ए टू ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, टू ऑल persons in the age group of 60 to 55 years, to girl child of tribal areas, to all children of below poverty line families। शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो चुका है और इसमें क्या होगा, 6 से 14 साल के बच्चों में फ्री और एलिमेंट्री एजुकेशन देने की बात की गई थी, वही है ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द मिड डे मील्स वर फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। इंडिया में सबसे पहले मिड डे मील जो है कब स्टार्ट किया गया था, इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था? तो बात करें, ऑप्शन दिए हैं 15 अगस्त 1995 में, 16 अगस्त 1995, 2 अक्टूबर 1995 या 5 सितंबर 1995। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा आपको बताना है। तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई थी, मध्याह्न भोजन योजना, और ये इनरोलमेंट से संबंधित थी, तब न्यूट्रिशन से कई सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जिसको हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया है। तो मिड डे मील योजना कब? 15 अगस्त 1995 में। हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले से इनको डिस्कस कर रखा है, उन्हीं का क्वेश्चन है। द मिड डे मील्स वर फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया ऑन। आपको बताना है कि इंडिया में किस प्रदेश में सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना को लॉन्च स्टार्ट किया गया, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में या पंजाब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको पता होगा। 2002 में सबसे पहले के कामराज वहाँ के CM थे, अब तो आपको याद आ गया होगा, और उन्होंने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ये बिल्कुल सही इसका आंसर है, ये नंबर, और ये तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि कामराज CM थे तमिलनाडु के, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। निम्न में कौन से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं आपको बताने हैं। स्वयं, परख, स्वयं प्रभा, दीक्षा, मूक। ये आपके सामने 5 प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना है। तो हम बात करें सभी के बारे में, हमने इनको डिस्कशन किया है। तो स्वयं क्या है? स्वयं एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। स्वयं को 2017 में 9 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था MHRD द्वारा। परख क्या है? तो परख की बात की गई NEP 2020 में, NEP 2020 में बात की गई। असेसमेंट बॉडी है परख, ना कि ये लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। स्वयं प्रभा क्या है? तो स्वयं प्रभा बिल्कुल सही। स्वयं प्रभा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू DDH, D2H डायरेक्ट टू होम चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 35 चैनल्स हैं। तो क्या सही है? C भी सही है, A भी सही है,
और दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है ये भी ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जिस पर टीचर्स और 1 से लेकर 10 या ग्रेजुएशन तक भी आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और मूक के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। तो मूक क्या है? एक कोर्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? ए, सी और डी। ए, सी और डी, हाँ जी, दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ए, सी, डी। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ चलते हैं और आपको लेते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, सबसे महत्वपूर्ण घटक है लर्निंग प्रोसेस अधिगम के बारे में पूछ रहा है। किस सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है इसमें? तो करिकुलम है, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, लर्नर है, टीचिंग टेक्नोलॉजी है। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया है, आपको बताना है। बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड से, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको इसको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, आपने लिख बताइए। तो हम बात करें सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो टीचिंग के लिए अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है? लर्नर। बिना लर्नर के आप किसको सिखाएंगे जब सीखने वाला नहीं होगा? लर्नर के बाद में अगर बात करें तो 3 चीज़ें आती हैं, लर्नर, और लर्नर के बाद में आता है टीचर, और फिर तीसरा चीज़ आते हैं उसके घटक, कंटेंट। आप कंटेंट में आप करिकुलम को रख सकते हैं, अन्य सारे चीज़ें हैं। फर्स्टली आपको क्या ध्यान रखना है? लर्नर। लर्नर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जॉन ड्यूबी ने भी डिस्क्राइब किया है। तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज लर्नर। आपको इसका आंसर मिल गया है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एरिया ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, जो करिकुलम का क्षेत्र है वो क्या इंक्लूड करता है? ये थोड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको बता देना है। इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो करिकुलम होता है उसमें दोनों एक्टिविटीज़ शामिल की जाती हैं, चाहे वो इंटरनल एक्टिविटी हो चाहे एक्सटर्नल एक्टिविटी हो। और यह जो करिकुलम होता है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा फील्ड है करिकुलम। और आप जब बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम देके, आप बीएड में आपका मान लीजिए जिनका हो जाता है एडमिशन, वो लोग जब पढ़ाई करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर होता है, कई सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, उससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बोथ ऑफ देम, इसमें आपको मिल जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर है। एरिया ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, एरिया जो करिकुलम का होता है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को इंक्लूड करता है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू, हमने डिस्कशन किया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के भी बारे में। प्रोवाइडिंग ब्लैक बोर्ड्स इन रूरल स्कूल, क्या जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रीय स्कूल हैं उनमें ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल इनरोलमेंट, या फिर प्रोवाइडिंग बेसिक फैकल्टीज इन ऑल स्कूल्स, प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट इन स्कूल। तो ड्रॉप आउट इन स्कूल जो है ये किसका था? एमडीएम का था, मिड डे मील प्रोग्राम का, आपको पता होना चाहिए। और जो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एलिमेंट इनरोलमेंट था ये भी एमडीएम का था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और प्रोवाइडिंग ब्लैक बोर्ड्स इन रूरल स्कूल्स, केवल ब्लैक बोर्ड्स प्रोवाइड करना जो था वो ब्लैक बोर्ड का नाम था, लेकिन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के थ्रू कई सारे जितने फैकल्टीज होते थे उनको प्रोवाइड करना था। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी इसका ऑप्शन कौन सा है? राइट आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज द आउटकम ऑफ कोठारी कमीशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो आया था उसके बारे में, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में, एनपीई जिसको कहते हैं, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2000 में आया। एक्चुअली 2005 से पहले 3 फ्रेमवर्क आ चुके थे, जब हमने डिस्कशन किया तो उसमें बताया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था आउटकम था किसका? इसमें से किसका आउटकम था? किसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कि हम एक कार्यक्रम चलाएंगे, या किसका मतलब उद्देश्य था जिससे हम रिलेटेड होकर के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाए? तो बात करें, हमने डिस्कशन करते हुए जब एनपीई 1986 की वीडियो बताई है तो उसमें हमने डिस्कशन किया है कि जो ये कार्यक्रम था वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के तर्क पर आया था, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आज वाज द आउटकम ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन।
तो आपको ऑप्शन का आंसर मिल चुका है, सी नंबर इसका आंसर सही है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 सजेस्टेड द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए सजेस्ट किया था उसमें आपको बताना है कि कौन सा है। एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर, जो बच्चे और जो मतलब बालक और बालिकाएं हैं वो साथ में पढ़ें। एजुकेशन ऑफ द मेंटली डिसेबल्ड, जो मेंटली डिसेबल्ड हैं मतलब मंद बुद्धि के बालक हैं अर्थात मेंटल से जो डिसेबल हैं। या फिर सी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन टू स्टडी इन रेगुलर स्कूल्स, या फिर डी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल्स। तो इसमें कौन सा इंटीग्रेटेड के लिए बात कही गई थी, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेशल स्कूल में नहीं, रेगुलर इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, विशिष्ट जो स्कूल बनाए जाएंगे समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू, उसमें ये पढ़ेंगे। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री विच एम्ड एट प्रोवाइडिंग वेयर मिनिमम इसेंशियल फैकल्टीज इन प्राइमरी स्कूल्स? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन चाक एंड डस्टर, एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है कि जो मिनिमम इसेंशियल फैकल्टी थी प्राइमरी स्कूल में प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था, किसका, तो किसके थ्रू हम पूर्ण कर किए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू हम मिनिमम जो फैकल्टी थे प्राइमरी लेवल के स्कूल्स में उसको फिल करने वाले थे। इसका एम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाता है। हम आगे बढ़ते चलते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। द इसेंस एंड एन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NPE इज मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन, वोकेशनल एजुकेशन, या फिर रिलीजियस रूल। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? NPE के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट रूल था एजुकेशन का। तो अगर बात करें हम मिशन की तो ये भी नहीं था। नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में बात कही गई थी, लेकिन जो साक्षरता मिशन था वो सभी को लिटरेसी करना, वो 1993 में जब आया तब उसकी बात की गई थी। NPE में उसका जोर नहीं दिया गया था। जब हमने डिस्कशन किया है वीडियो में तब भी बताया गया है। और रिलीजियस रोल, धार्मिक भेदभाव को तो बढ़ाना नहीं था, इसमें सोशल की बात कही गई थी, ना कि धार्मिक की बात कही थी। ये सोशलिस्टिक फिलॉसफी पर आधारित थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया था और जो रोल होगा उसमें बताया गया था कि NPE में वोकेशनल एजुकेशन को हम बहुत ज़्यादा इम्प्रोमाइज करेंगे। कई सारे फीचर्स जो कि आपको पढ़ना है तो आप वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं। लर्निंग इज़ द मदर टंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू व्हाट इज बीइंग टॉट। डॉट है तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो रिप्रोड्यूस, क्रिएट, इंटरप्ट या इजीली कॉम्प्रहेंड, कौन सा? मगर मदर टंग में बच्चा मातृभाषा में सीखता है तो क्या उसका मतलब वृद्धि होता है, क्या उसको लाभ होता है? रिप्रोड्यूस, क्रिएट या इंटरप्ट या इजीली कॉम्प्रहेंड। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बच्चा इजीली रूप से कॉम्प्रहेंड करता है, कॉम्प्रहेंशन नॉलेज उसका क्या होता है, ज़्यादा डेवलप होता है। तो हम बिल्कुल सही सी आपका सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ स्टेबलिंग नवोदया विद्यालय, जो नवोदय स्कूल्स थे उनको स्थापित करने का मुख्य पर्पज क्या था? प्रमोटिंग यूनिवर्सल लिटरेसी, प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एमंग रूरल यूथ, इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज। क्या था? अगर बात करें इंक्रीज रूरल नंबर ऑफ स्कूल्स, तो क्या नवोदय विद्यालय के द्वारा ही स्कूल बढ़ाए जा सकते थे? हम नॉर्मली स्कूल्स के थ्रू भी नंबर्स बढ़ा सकते थे। इसके लिए हमको नवोदय विद्यालय जैसे स्पेशल विद्यालय की आवश्यकता नहीं थी अगर नंबर की बात करें। प्रमोटिंग यूनिवर्सल लिटरेसी, ये भी बात नहीं है। प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज बिल्कुल सही है। जो बी ऑप्शन है आपका इसमें बिल्कुल सही हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा बात कहा गया था नवोदय विद्यालय में कि हम टैलेंटेड एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं इन रूरल एरियाज उनके लिए हम नवोदय विद्यालय की स्थापना करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं।
द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच वैल्यूज टू चिल्ड्रन इज, बच्चों में मूल्य विकसित करने का सबसे जो शिक्षण करना है उसके लिए कौन सा माध्यम सबसे उचित है, आपको बताना है। आस्क देम टू रीड रिलीजियस एंड मोरल स्टोरी बुक्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस गाइडेड बाय हाईली स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर्स, या फिर कंडक्टिंग टॉक्स एंड लेक्चर्स ऑन वैल्यू ओरिएंटेड एरियाज, reinforcing positive value based behaviors एंड प्रेजेंटिंग गुड रोल मॉडल टू लर्नर्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्या बच्चों को अगर रिलीजियस और मोरल नैतिक स्टोरी की बुक्स देंगे तो वैल्यू उनके अंदर डेवलप होगा? बिल्कुल नहीं। इसको पढ़ने से या फिर किसी के बताने से वैल्यू डेवलप नहीं होता है। अगर बच्चा देखेगा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को कि कुछ हुआ वैल्यू पूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो बच्चा उससे क्या होता है, प्रोत्साहित होता है और उनको रोल मॉडल की तरह देख करके फॉलो करता है। तो ऑप्शन जो डी है ये ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है, अन्य सारे ऑप्शंस इसके गलत हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्या, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अर्थात RTE एक्ट जो 2009 में आया था, इंश्योर्स द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम 3 years to 80 years, 6 years to 40 years, 6 years to 22 years या 6 years to 18 years। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो RTE एक्ट 2009 में आया उसमें कहा गया था कि जो 6 साल से और 14 साल के बच्चे हैं इनको हम मुफ्त एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और इसी को 2002 में क्या बना दिया गया था, मूल अधिकार बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, children with special needs should study in vocational training centers which would prepare them for life skills at home with their parents and caregivers providing necessary support. C, in special schools created exclusive for them, or D, in inclusive education setups with provision to cater to देयर इंडिविजुअल नीड्स। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको RTE एक्ट कौन सा प्रोविजन करता है, इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स व्हिच वुड प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल्स, ऐसा व्यवसायिक ट्रेनिंग दिया जाए ताकि उनको लाइफ स्किल्स के लिए प्रिपेयर किया जा सके, या फिर होम पर ही पेरेंट्स जो हैं उनको नेसेसरी सपोर्ट दे करके उनको पढ़ाएं, या फिर इन इसको एक स्पेशल स्कूल क्रिएट किया जाए एक्सक्लूसिवली जो अलग हो, विशिष्ट हो, फॉर देम, या फिर इंक्लूसिव। तो स्पेशली जो है एक्सक्लूसिवली नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव होगा, और जो उनके प्रोविजंस को कैटर कर सके, उनके नीड्स को कैटर करने वाला हो। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, और डी ऑप्शन, इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप विद द प्रोविजन टू कैटर टू दियर इंडिविजुअल नीड्स। तो हमको अगला क्वेश्चन ले लेना चाहिए अब। और अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेट इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, या फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिसेबल्ड बाई ऑफरिंग दम प्राइमरली वोकेशनल एजुकेशन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो व्यवहारवादी प्रिंसिपल है क्या उस पर बेस्ड था, क्या हम दया का भाव दिखाना चाहते हैं, दया की सिंपैथी की भावना है डिसेबल्ड के प्रति, या फिर राइट बेस्ड था, एक अधिकार बेस्ड था? तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया उसमें डिसेबल्ड के लिए उसने कहा है कि हम उनको सहानुभूति ना दें, हम उनको मौका दें ताकि वो बढ़ सकें। हाँ, कुछ हम उनको ज़रूर है कि सहायता दे सकते हैं, लेकिन उनके प्रति सिंपैथी ना दिखाएं। ऐसा दिखाने से या ऐसा करने से उनमें हीन भावना जागृत हो जाती है स्वयं के प्रति। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और सी ऑप्शन आपका सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, फॉर व्हिच एज गिव ऑफ चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज फंडामेंटल राइट। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया वो फंडामेंटल राइट है, किन
ग्रुप के बच्चों के लिए, 5 to 50 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स, 6 to 40 ईयर या 6 to 60 ईयर्स, आपको बताना है कौन सा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है 6 to 40 ईयर्स। इसको राइट टू फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया था। इनकम 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जिसकी बात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया उस वो कर रहा है। तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द प्रोपोज्ड नेशनल असेसमेंट सेंटर नेम्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो NEP 2020 आई है उसमें नेशनल असेसमेंट सेंटर के रूप में किसका नाम दिया गया है, प्रपोज्ड किया गया है, किसका नाम? दीक्षा का, निखर या फिर दिशा या परख। तो जो आपको बताया गया था 360 डिग्री असेसमेंट करने की बात की गई है NEP 2020 में, और ये क्वेश्चन 2021 में आया है किसी पेपर में, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2021 में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, अगर वीडियो देखी है अच्छी से, तो हमने बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसमें बताया गया था कि नेशनल असेसमेंट सेंटर एक हम बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका फुफाम होता है। तो परख को हम सेटअप करेंगे एक नेशनल असेसमेंट सेंटर के रूप में। तो ऑप्शन D इसका बिल्कुल सही है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। ज्ञानवाड़ी लॉन्च्ड बाय इग्नू टू कवर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया रेफर्स टू A सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन टीवी चैनल, B एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क, जो C है आ ग्लोबल इनिशिएटिव्स ऑफ एकेडमिक्स नेटवर्क, और D मूक्स। जो ज्ञानवाड़ी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इग्नू के द्वारा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको NPE के बाद में बनाया गया, NPE में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसमें बताया गया। तो ज्ञानवाड़ी एक प्रोग्राम था, वो क्या है आपको बताना है, जो एजुकेशनल नीड्स को पूरा करता है। तो ये हमने बताया था 2001 में इसको लॉन्च किया गया था बाई किसके, इग्नू के द्वारा, और यह एजुकेशनल FM रेडियो है। तो इसका B ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपको बताना है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग टॉपिक बता सकते हैं जिस पर आपको वीडियो चाहिए, जो आपको ग्रुप है, और उसके बाद में हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना स्टडी करते रहिए, और आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।